हेलो एवरीवन। जैसा कि 21 मई को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम सभी सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छे से कर लें। लेकिन अब क्योंकि टाइम की कमी है, तो ऐसे में अगर हम एमसीक्यू फॉर्मेट में जो पीवाई मतलब पीवाईक्यूज अगर हम बेसिकली रिवीजन कर लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो इससे क्या है कि हमारा बेस और भी पक्का हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है मनुस्मृति से, ऑप्शन बी है भगवत गीता से, ऑप्शन सी है ऋग्वेद से और ऑप्शन डी मुंडका उपनिषद से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है मुंडका उपनिषद से। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते शब्द मुंडका उपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद का ही एक भाग है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है और ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्वेश्चन कई बार आया है ये भी कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी है वैशेषिक और ऑप्शन डी है चारवाक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सांख्य। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य थी। इसके प्रतिपादक कपिल थे। कई बार प्रतिपादक पूछ लेता है, जरूरी नहीं क्वेश्चन यही बने, प्रतिपादक पूछ लेगा, दर्शन दे देगा आपको और सांख्य दर्शन दे देगा एक तरफ और पूछ लेगा इनका सही से मिलान कीजिए। तो सांख्य के प्रतिपादक कपिल हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है बल्कि प्रकृति से हुई है। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। यह दर्शन पहले भौतिकवादी था, बाद में आध्यात्मिक की ओर मुड़ा है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से हो सकती है। अन्य दर्शनों के प्रतिपादक इस प्रकार हैं। मीमांसा के जैमिनी है, वैशेषिक के कणाद हैं, योग के पतंजलि हैं और न्याय के गौतम है और वेदांत के बादरायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन है आत्मा संबंधी विवाद, ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी है धार्मिक कर्मकांड और ऑप्शन डी है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। ये वीडियो मैं मुश्किल से 25 या 30 मिनट की होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में सारे जो अक्सर रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो आप 1.5 पे करके भी इसको देख सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषि पंतरम्बी जिसे कहते हैं। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश शरावस्ती यानी कौशल में दिए। बुद्ध ने धर्म प्रचार कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब के मध्य कोई अंतर नहीं किया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को के मूल निवासी इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बर्नी ने तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो के तुगलकनामा और इब्न बतूता के रेहला में जानकारी मिलती है। फिरोज तुगलक ने 1351 से 1388 तक, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक और सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? ऑप्शन ए है तुर्क, ऑप्शन बी है मंगोल, ऑप्शन सी है तातार और ऑप्शन डी है अरब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है तुर्क। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तानों का संबंध तुर्क वर्ग से था। सामनी राज्य के प्रांतीय शासकों में अल्पतगीन नामक तुर्क गुलाम ने गजनी वंश की स्थापना की। 986 ईस्वी में अल्पतगीन के दामाद तथा उसके उत्तराधिकारी सुबकतगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया और 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी का शासक बना। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ऑप्शन ए 713 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 716 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 712 ईस्वी में और ऑप्शन डी 719 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 712 ईस्वी में। सिंध पर पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण में अरब सेनाओं का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया था। अंततः सिंध पर अपना अधिकार कर लिया दाहिर को हराने के बाद। तो कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसके साथ ये लड़ाई हुई थी मोहम्मद बिन कासिम की, तो ये दाहिर के साथ हुई थी, सिंध के राजा दाहिर के साथ।
और इसमें धायर की हार हुई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए हसन निजामी, ऑप्शन बी है उत्बी, ऑप्शन सी है फिरदौसी और ऑप्शन डी है चंद्रबरदाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है उत्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तिमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए है बेलेजली, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त मूल रूप से जॉन सोर ने 1789 ईस्वी में इस भूपद्धति की रूपरेखा सामने रखी। इसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन सोर तथा अभिलेखपाल जेम्स ग्रांट से व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू किया। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी, बिसेदारी, मालगुजारी, जागीरदारी तथा इस्तिमरारी आदि नामों से भी जाना जाता है। आरंभ में यह 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित कर दी गई। मई 1793 में कॉर्नवालिस कोड का प्रथम नियम बना। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी पाल्मस्टन, ऑप्शन सी है बार एटली और ऑप्शन डी है ग्लैडस्टोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है पाल्मस्टन। 11 मई 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने, बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने। कई बार ये पूछ लेते हैं कि कानपुर में किसने नेतृत्व किया या बरेली में किसने किया, तो इसलिए मैं ये भी लेके आई हूँ व्याख्या में। बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने और इलाहाबाद में लियाकत अली ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। फर्स्ट पॉइंट है, विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और एटली दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और ग्लैडस्टोन भी ब्रिटिश का प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? ऑप्शन ए कुशासन का आरोप, ऑप्शन बी है राज्य हड़पने की नीति, ऑप्शन बी है सहायक संधि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है कुशासन का आरोप। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन विंध्याचल, ऑप्शन सी है अरावली और ऑप्शन डी है नीलगिरी। ये तो ऑप्शन सी सही है इसमें, अरावली, क्योंकि अरावली आजकल न्यूज़ में भी रहा है काफ़ी, वहाँ के जंगलों को काटे जाने की वजह से जो भी उधर मतलब एक तरह से जंगलों को काट कर कुछ डेवलप करने का जो भी चल रहा था उस पर रोक लगाई गई है फिलहाल, तो उसको लेके काफ़ी चर्चा में रहा है अरावली। तो हो सकता है कि वहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए। भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम पर्वत है अरावली। यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी दिशा में विस्तार में पाया जाता है। या तो ऐसे पूछ सकता है कि इसका विस्तार कैसा है, किस तरह से है, तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह पर्वत अब अपर्दन और अनाच्छादन के कारण घिस पिटकर काफी नीचे हो गए हैं। इसका निर्माण कैलोडिनियन युग में हुआ था। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? यह आधारित नहीं स्थित होगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है कृष्णा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध का निर्माण किया गया है। महानदी उड़ीसा राज्य में बहती है और इस नदी पर हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण हुआ है। गोदावरी नदी पर पौंजम परियोजना का निर्माण हुआ है। नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर परियोजना है जो गुजरात राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में इसकी ऊंचाई बढ़ाने पर सरकार तथा न्यायालय के बीच टकराव हुआ था, इसी कारण मेधा पाटकर आमरण अनशन पर थी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाले स्थान हैं। ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन डी चेरापूंजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है लेह। लेह में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे राजस्थान को हम सोचते हैं कि वहाँ सबसे कम बारिश होती है, तो जैसलमेर को देख के आप लोग सोचेंगे जैसलमेर में ही होती होगी, पर नहीं, लेह सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह हिमालय श्रेणी की
जो हिमालयी श्रेणियां हैं उनकी वृष्टि छाया में आता है। इस कारण शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसमों में वर्षा इसको नहीं प्राप्त होती। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसिनराम है जो कि मेघालय में स्थित है, और जैसलमेर में बीकानेर राजस्थान में 2 जिले हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? ऑप्शन ए सूर्य के प्रभाव से, ऑप्शन बी पृथ्वी की घूर्णन स्थित गति से, ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल की नियमित रूप से ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। चंद्रमा सूर्य की ज्वार उत्पादक शक्ति में 115 का अनुपात पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? ऑप्शन ए नार्थन, ऑप्शन बी चैलेंजर, ऑप्शन सी है मैनहट्टन, और ऑप्शन डी है रिचार्ड्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है चैलेंजर गर्त। विश्व की सबसे गहरी खाई ट्रेंच यानी मैरियाना गर्त है जो फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर में स्थित यह खाई उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटम रेखा क्या है? ऑप्शन ए समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ऑप्शन बी है प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों के मध्य है। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और ऑप्शन डी काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। डेंटम रेखा वह रेखा है अथवा वह स्थिर बिंदु पृथ्वी पर स्थित होती है जिसमें सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई की नाप की जाती है। थियोडोलाइट की सहायता इसमें ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित किसके लिए विख्यात है? यहाँ पे कालगुरली लिखा होगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली जगह किस चीज के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए स्वर्ण उत्पादन, ऑप्शन बी उत्तम जलवायु, ऑप्शन सी शिक्षा केंद्र, और ऑप्शन डी मुर्गी पालन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है स्वर्ण उत्पादन। जो कालगुरली खान है वो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, और ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है जापान। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को उगते सूर्य का देश या सूर्योदय देश या निप्पन भी कहा जाता है। ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है, और फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, जापान का विशाल द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए होक्काइडो, ऑप्शन बी शिकाकू, ऑप्शन सी होदोरी, ऑप्शन डी होन्शु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है होन्शु। जापान 4 प्रमुख द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू से बनकर बना है। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है जिसका क्षेत्रफल 2,27,414 वर्ग किलोमीटर है। जापान को जापानी भाषा में निप्पन नाम से जाना जाता है तथा होदोरी उत्तर कोरिया का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 51वां, ऑप्शन सी 45वां, और ऑप्शन डी 43वां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 42वां संशोधन। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष की अवधारणा संविधान में प्रयुक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की पदावली में पहले से ही अंतर्निहित थी। प्रस्तुत संशोधन द्वारा उसे स्पष्ट कर दिया गया है। पथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्यों से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जेवी कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी। नेक्स्ट है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? ऑप्शन राष्ट्रीय संकट के समय, ऑप्शन बी संसदीय स्वीकृति के बाद, ऑप्शन सी संसदीय स्वीकृति से पूर्व, और ऑप्शन डी है नहीं व्यय कर सकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है संसदीय स्वीकृति के से पूर्व। राष्ट्रपति आकस्मिक निधि को यानी
अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद की अनुमति के पूर्व खर्च कर सकता है। इससे आकस्मिक निधि की स्थापना संसद द्वारा की जाती है, परंतु यह विधि पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अधीन होती है। राष्ट्रपति को जब भी इस निधि की आवश्यकता महसूस हो वह इसका प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ऑप्शन सी है राज्य में, ऑप्शन डी है संसद में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है संसद में। संघ व राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन उन 3 विषयों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। संघ सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्य व्यवस्थापिकाओं को है। समवर्ती सूची का महत्व क्षेत्रीय और संघीय दोनों ही दृष्टियों से है। इस सूची के विषय पर संघ व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि दोनों कानूनों में विरोध उत्पन्न होता है तो संघ का कानून मान्य होगा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय बचते हैं जिनका संबंध तीनों सूचियों से नहीं है। कई बार क्वेश्चन बनता है, यदि दोनों कानूनों में विरोध हो, यानी कि तो संघ का और राज्य के कानून में विरोध हो तो किसका कानून मान्य होगा? तो संघ का कानून मान्य होता है। इस समय जिनका संबंध तीनों सूचियों से नहीं है ऐसे विषयों को अवशिष्ट सूची में रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? ऑप्शन उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष भारत में कैबिनेट मंत्री के समान होता है, जबकि अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं, जिनमें से केवल प्रथम स्तर के सदस्यों को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहा जाता है। फर्स्ट है मंत्रिमंडल के सदस्य, सेकंड है मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, थर्ड राज्य मंत्री, फोर्थ उपमंत्री, फिफ्थ संसदीय सचिव और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के प्रमुख अंतर यह होता है, जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल है उसमें जो प्रमुख अंतर होता है वह है कि मंत्रिपरिषद में वे सब सदस्य होते हैं जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर हों, जबकि मंत्रिमंडल में कुछ समिति सदस्य होते हैं। ये समिति सदस्य ही सरकार की नीतियों का निर्माण एवं संचालन करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे अंतिम न्यायालय होता है। नेक्स्ट है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए सरकारी अधिवक्ता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, ऑप्शन सी कानूनी सलाहकार, ऑप्शन डी प्रशासनिक अधिकारी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है कानूनी सलाहकार होता है। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त विषय पर सलाह एवं सलाहकार के पक्ष को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रमाणित कदाचार के आधार पर। भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य उत्तरी निर्वाचन आयुक्त होंगे, जितने की राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधियां ऐसी होंगी जो कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को अपने पदों से उन्हीं कारणों और गतियों से हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी साबरमती और ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है नागौर। भारत में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। 1956 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पहली
बार त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू करने की सिफारिश की गई थी। इन्हीं सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। बाद में 1952 में और 73वां व 74वां संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत व नगर पालिकाओं जैसी पंचायती प्रणालियों को लागू किया गया। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन निर्यात बंद, ऑप्शन बी आयात निर्यात बंद, ऑप्शन सी आयात बंद और ऑप्शन डी है नियंत्रित पूंजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है आयात निर्यात बंद। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप न हो, अर्थात विश्व के देशों के साथ व्यापार न होकर देश में ही व्यापार अधिक होता हो, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बिल्कुल बंद रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका विशिष्ट उदाहरण है, परंतु आजकल यह अर्थव्यवस्था भी बाजार की शक्तियों से प्रभावित रही है। अब इस श्रेणी में केवल वही देश बचे हैं जो विश्व के देशों के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पाते, जैसे उत्तर कोरिया व इस प्रकार के अन्य देश। नेक्स्ट है निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? ऑप्शन ए पूंजी का अभाव, ऑप्शन बी है विपणन जानकारी का अभाव, ऑप्शन सी है कच्चे माल का अभाव और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। भारत में लघु उद्योगों को कुटीर उद्योगों के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण में कुटीर उद्योगों को लघु उद्योगों से भिन्न श्रेणी में रखा जाता है। लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। ऑप्शन है वित्त तथा साख, ऑप्शन 2 है कच्चे माल की अनुपलब्धि, थर्ड है मशीनें तथा दूसरे उपकरण, फोर्थ है क्षमता का अल्प प्रयोग, फिफ्थ है विपणन की समस्याएं और सिक्स्थ है पूंजी की कमी। लघु उद्योगों के उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त अन्य समस्याएं हैं प्रबंधकीय क्षमता का अभाव, सस्ती विद्युत का उपलब्ध न होना, स्थानीय करों का भार तथा बड़े उद्योगों के साथ प्रतियोगिता न कर पाना आदि। नेक्स्ट है उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? ऑप्शन ए चतुर्थ, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी सातवीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना तीव्र एवं बड़े पैमानों पर औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाई गई थी। प्रथम योजना में कृषि लक्ष्य से अधिक हुआ था, अतः योजनाकारों ने यह विचार किया कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसमें कृषि को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता देकर उद्योगों पर बल दिया जाए। नेक्स्ट निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन से हैं? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी उत्पादन कर, ऑप्शन सी चुंगी, ऑप्शन डी बिक्री कर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है आयकर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें सरकार सीधे व्यक्ति से प्राप्त करती है। इस श्रेणी का प्रमुख कर आयकर है। अन्य प्रत्यक्ष पर निगम कर, ब्याज कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर प्रमुख है। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर प्रमुख है। नेक्स्ट है अवमूल्यन का अर्थ है। ऑप्शन है मूल्यों में कमी, ऑप्शन बी सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, ऑप्शन सी है मुद्रास्फीति में वृद्धि, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय चरित्र में ह्रास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। अवमूल्यन सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी लाना है। मुद्रास्फीति के चलते जब मुद्रा का प्रसार हो जाता है तो मुद्रा के मूल्य ह्रास हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यापारिक स्पर्धा बनाए रखने के लिए मुद्रा मूल्य में कमी लाई जाती है अथवा निर्यात घटने की संभावना रहती है। 1991 में नरसिंह राव सरकार ने अवमूल्यन किया था। नेक्स्ट है कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण। कारों के पीछे से आती हुई मोटर गाड़ियों के दृश्यावलोकन के लिए ड्राइवर की दाईं ओर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण गोलीय प्लेट के अवतल पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर बनाया जाता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण गोलीय प्लेट की उत्तल सतह पर परावर्तक पॉलिश की जाती है और अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। यह प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर दर्पण तथा द्वितीय फोकस के बीच बनता है। समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट की एक सतह पर परावर्तक पॉलिश की जाती है। बेलनाकार दर्पण की कोई स्पष्ट आकृति नहीं होती बल्कि गोलीय दर्पण होता है। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं?
ऑप्शन ए क्षौभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी क्षौभ मंडल और ऑप्शन सी क्षौभ सीमा और ऑप्शन डी समताप मंडल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है आयन मंडल। आयन मंडल को मुख्यतः दीर्घ रेडियो तरंगों के परावर्तन मंडल के रूप में भी जाना जाता है। यह मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस भाग में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती हैं। ब्रह्मांड किरणों का यानी कि कॉस्मिक रेज का परीक्षण भी यही होता है। आयन मंडल में पुनः 3 उपमंडल होते हैं। क्षौभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। यह वायुमंडल के सबसे निचले भाग पर पाया जाता है। धरातल में इसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर मिलती है। सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। परिवर्तन मंडल और समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर मोटी ट्रोपोपॉज सीमा मिलती है, जिसे क्षौभ सीमा भी कहा जाता है। क्षौभ सीमा के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है। यह धरातल से 25.30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। क्रियरफील्ड के अनुसार समताप मंडल की ऊपरी सीमा 80 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि स्टॉलर के अनुसार यह ऊंचाई 50 किलोमीटर तक मिलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? ऑप्शन ए कटहल, ऑप्शन बी गूलर, ऑप्शन सी ऑर्किड, ऑप्शन डी फर्न। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है फर्न। फ्लिसीनी वर्ग का फर्न पौधा बीजाणुद्भिद होता है तथा यह जड़ स्तंभ व पत्तियों में मिश्रित है, अर्थात फूल नहीं होते। इसका स्तंभ भूमिगत गेइजोम होता है, जहाँ भूमि में तिरछा उगता है तथा इसका केवल अग्रभाग भूमि से बाहर निकलता रहता है। राइजोम का पुराना भाग अनेक पर्णधारणों द्वारा ढका रहता है तथा इसमें नीचे और अपस्थानिक जड़ें निकलती रहती हैं। फर्न की विशेषता है कि पत्तियां तरुण अवस्था में कुंडलित होती हैं और घड़ी की एक कमानी के समान मुड़ी रहती हैं। कटहल, गूलर व ऑर्किड में फूल खिलते हैं। नेक्स्ट है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी जॉन सॉल्क, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है जॉन सॉल्क। जॉन सॉल्क ने 1954 में पोलियो का टीका इजाद किया था। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में पेंसिलिन की खोज की थी। वे इंग्लैंड के निवासी थे। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की और एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी और वो इंग्लैंड के निवासी थे। तो यहाँ आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की और टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की और जॉन सॉल्क ने पोलियो की। मतलब 4 क्वेश्चन तैयार हो। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है विटामिन के। विटामिन के जिगर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है, अतः चोट पर रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। हरी पत्तियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों की जर्दी तथा पनीर में यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आंत के जीवाणु में इसका संश्लेषण करते हैं। जंतुओं में विटामिन डी 2 रूपों में मिलता है। फर्स्ट है कोलिकैल्सिफेरॉल और सेकंड है ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में और 7 है डिहाइड्रोकोलेस्टेरोल नामक पदार्थ से करते हैं। यह क्रिया सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में होती है, अतः इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई समूह में 3 विटामिन ज्ञात हैं। ये कोशिका कला को ऑक्सीजन गैस के दुष्प्रभाव से बचाते हैं और विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल की ही सबसे पहले की गई थी। इसका प्रमुख कार्य उत्तकों के कोशिकाओं का परस्पर बांधे रखने वाला अंतरकोश के पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था बनाए रखने का है। स्कर्वी रोग के इलाज में यह विटामिन सर्वाधिक उपयोगी है। यह विटामिन मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए है 100/50, ऑप्शन बी है 120/80। तो इसका सही आंसर यही है 120/80। जब निलय अपना आकुंचन द्वारा धमनियों में रक्त पंप करता है तो इस रक्त का दबाव धमनियों की दीवार पर पड़ता है। इस दबाव को ही धमनी दबाव या रक्तचाप कहा जाता है। इससे सबसे पहले हेल्स ने घोड़ों में नापा था। मनुष्य में आकुंचन एवं विस्तारण क्रमशः 120 मिमी से तथा 80 Hg होता है। डॉक्टर ने इसे स्पेक्ट्रोमीटर
यंत्र में से मापते हुए कलाई में त्वचा के नीचे की धमनी की प्रसरण दर को अनुभव करके डॉक्टर हृदय स्पंदन की दर निर्धारित करता है। तो किससे मापते हैं? स्पेक्ट्रोमैनोमीटर से। कई बार नाम पूछ लेता सीधे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? फर्स्ट है, ए है 6 माह, बी है 7 दिन, सी है जन्म के तुरंत बाद और डी है 48 दिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जन्म के तुरंत बाद। वीसीजी यानी वैसिलिस कॉलमेट ग्यूरिन का टीका तपेदिक या क्षय रोग के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका शिशु के जन्म से लेकर 12 माह तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत हो जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। वीसीजी के टीके की खोज यूरिन कॉलमेट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी है तिल्ली, ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है यकृत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है तिल्ली। ब्राइट्स रोग से मनुष्य की तिल्ली यानी स्प्लीन प्रभावित होती है। नील शिशु रोग मनुष्य के हृदय का प्रभावित करते हैं, जबकि पोलियो रोग से यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। वात उत्पाद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? ऑप्शन ए विवाहित महिलाएं, ऑप्शन बी बूढ़ी महिलाएं, ऑप्शन सी जवान महिलाएं और ऑप्शन डी जवान पुरुष महिलाएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जवान महिलाएं। वातोत्पाद या हिस्टीरिया रोग सामान्यतः उन महिलाओं को होता है जो युवावस्था में होती हैं। इसमें भी वैसी महिलाएं जो अविवाहित होती हैं, विवाह के पश्चात यह रोग स्वयं ठीक भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी जीव द्रव्य की उपस्थिति और ऑप्शन डी कोशिका केंद्रक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट है, पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसी कोई भित्ति या सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। सेकंड है, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट एवं बड़ी बड़ी रस धमनियां होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए पेनक्रियाज, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी अमाशय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, इसके बाद भोजन अमाशय से जाता है। अमाशय से जठर रस निकलता है। यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है। पक्वाशय से भोजन छोटी आंत में आता है। यही भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है यहीं पर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 44 और ऑप्शन डी है 42। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 46। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य एक लिंगी जीव है और प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी सुअर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, सुअर। सुअर एक ऐसा जानवर है जो रेशे वाली खाद्य वस्तुओं को नहीं पचा पाता। घोड़ा किसी गांठ वाली वस्तु को नहीं पचा पाता। सुअरों की शारीरिक संरचना इस प्रकार होती है कि उनकी रेशे की पाचन शक्ति लगभग नगण्य होती है। बकरी गाय ऐसे जानवर है जो रेशे और गैर रेशे दोनों की तरह खाद्य पदार्थों को पचाने में सक्षम है। जुगाली करने वाले पशु रेशों का पाचन कर लेते हैं, जबकि सुअर जुगाली नहीं करता, इसलिए रेशों का पाचन नहीं कर पाता। नेक्स्ट है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततः ऑप्शन ए वर्षा में अवरोध आएगा, ऑप्शन बी जल चक्र रुक जाएगा, ऑप्शन सी जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा और ऑप्शन डी जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। जल प्रदूषण की तीव्रता संपूर्ण परिस्थितियों और उसमें निवास करने वाले जीवधारियों को प्रभावित करेगा, विशेष रूप से जलीय जीवों को, जिनका संपूर्ण अस्तित्व ही जल पर निर्भर है। प्रदूषण से जल में उपस्थित ऑक्सीजन में कमी होने लगती है। फलस्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं।
साथ ही शैवाल, खरपतवार आदि उगाने से जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? ऑप्शन ए अरुणाचल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। थारू लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल में निवास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आतानी, मध्य प्रदेश में गौंड, भील, काल तथा बिहार में मुंडा, संथाल जनजातियां निवास करती हैं। टोडा तमिलनाडु में, नागा एवं आगामी नागालैंड में एवं सेंटली, जारवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में निवास करने वाली जनजातियां हैं। नेक्स्ट है, दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन जॉर्ज बुश, ऑप्शन बी सद्दाम हुसैन, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ऑप्शन डी राज्य सड़क परिवहन निगम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है लखनऊ। नेक्स्ट है, मालवा, गुजरात या महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक में, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ऑप्शन ए है 178 बीसी, ऑप्शन बी 101 एडी, ऑप्शन सी है 58 बीसी, ऑप्शन बी है 101 एडी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, बी ने डी है, सॉरी 101 एडी। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुषाण वंश यूची काबिले से संबंधित था, जिसे तोरवारी भी कहा जाता था। इनका मूल निवास स्थान उत्तर मध्य एशिया में चीन के आसपास था। इसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है अशोक। नेक्स्ट है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी द्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्ट द्वैतवाद, ऑप्शन डी एकस्वरवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विशिष्ट द्वैतवाद। सेकंड है, खजुराहो का कतरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी चैंदी, ऑप्शन सी राजपूत और ऑप्शन डी चंदेल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है चंदेल। नेक्स्ट, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ऑप्शन ए है विजयनगर क्षेत्र, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी डायल और ऑप्शन डी कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तंजौर, ऑप्शन बी मेखला, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी महाबलीपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है मदुरई। नेक्स्ट है, किसी दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ऑप्शन ए चैर, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चोल और ऑप्शन डी वातापी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है चोल। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सारे ये PYQs थे जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं और या संभावना रहती है होने की। तो मतलब आप लोगों को शायद पसंद ही आए होंगे। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।